हेलो स्टूडेंट, जीत आइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं इंद्रजीत सिंह, जीत आइस चैनल से। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा इंडियन हिस्ट्री की मैं शुरुआत करता हूँ। और जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगा। देखिए, चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसलिए इसके मैं दो सेक्शन बनाऊंगा। जो पहला सेक्शन होगा उसमें इसका इंट्रोडक्शन होगा, स्क्रिप्ट होगी, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन होगा, टाउन प्लानिंग होगा और कौन कौन सी वस्तु किस किस स्थल यानी किस किस साइट से मिली है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो सेकंड टॉपिक होगा, जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी कल, उसमें आप इसके कल्चर को देखेंगे। देखिए, हर लेक्चर के बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं क्वेश्चन भी आपके साथ यहीं पे डिस्कस भी करूंगा। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इससे संबंधित और जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में पहले भी आए हैं, तो उसका मैं एक पेपर भी बनाऊंगा जो आप जीत आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। आज हमारा टॉपिक जो होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। देखिए, अब बात यह आती है कि इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसके कई नाम आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु सभ्यता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता है, कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, कुछ लोग कहते हैं ब्राउन सिविलाइजेशन यानी कांस्य युगीन सभ्यता। तो बात एक ही है, लेकिन इसके नाम अलग अलग क्यों रखे गए, सबसे पहले मैं इस पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, इसके नॉमिनेशन को लेकर चलेंगे। नॉमिनेशन को हिंदी में नामकरण कहते हैं। नामकरण, नामकरण यानी नॉमिनेशन। तो इसमें कई नाम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। सभ्यता एक इसका दूसरा नाम आता है। इसके बाद जो प्रॉपर रखा गया था वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। घाटी की सभ्यता। तीसरा जो नाम आता है वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। और चौथा नाम आता है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। और इंग्लिश में कहते हैं इंडस, इंडस सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। अब बात यह आती है कि इसके जो नाम इतने रखे गए हैं आखिर क्यों रखे गए हैं। बात एक ही है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं। एक्चुअली में हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। थोड़ा इसका एक इंट्रोडक्शन में और लेकर चलता हूं। एक्चुअली में हड़प्पा एक पाकिस्तान का शहर है। सिविलाइजेशन से तात्पर्य है जैसे वर्तमान की एक सिविलाइजेशन है जिसमें मैं हूं, आप हैं, ये बिल्डिंग है, पेड़ हैं, आदि आदि, पूरे इन्वायरमेंट, पूरे सब कुछ देखते हैं। तो एक इसी तरीके की सिविलाइजेशन लगभग 5000 वर्ष पहले होती थी। लेकिन यहां सिविलाइजेशन है या नहीं, किसी को जानकारी नहीं थी। जब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एक नाम आता है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ, भारत के अंदर रेल की पटरियां जब बिछाई जा रही थी तो पाकिस्तान में लाहौर से कराची के बीच जब पटरियों का काम चल रहा था तो पटरियों के बीच में हम देखते हैं कि स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं। उसकी आवश्यकता हुई, लेकिन वो पत्थर कहां से लाएं तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो वहां पर क्या हुआ, एक नाम आता है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले एक जानकारी दी कि एक हड़प्पा एक जगह है, आप वहां से ले लीजिए। क्योंकि वहां पर जो उनकी जो बिल्डिंग थी, जो मकान थे, वो टूटे फूटे जो थे वहां से उठाकर वहां पर डाल दिए। चूंकि अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस सिविलाइजेशन की या हड़प्पा की पहली जानकारी हमें कौन देता है, तो ब्रिटिश काल था, तो वहां पर एक नाम आता है चार्ल्स मैसन। फिर क्या हुआ, 1921 में हड़प्पा की खुदाई कराई गई। तो ये जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी, ये दयाराम साहनी एक नाम आता है, उनके नेतृत्व में यहाँ की खुदाई हुई। तो देखा कि वहां पर एक बहुत ही अच्छा नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग के हमें एविडेंस मिले। तो यानी यहां पर पहले कोई सभ्यता थी, तो हमने इसका नाम क्या रखा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी। और ये जो नाम है कि हड़प्पा सभ्यता, जो नाम है, ये जॉन मार्शल की देन है।
अब दूसरा नाम आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये नाम क्यों पड़ा? अब 1922 में क्या हुआ, हमने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो जब मोहनजोदड़ो की जो खुदाई राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी, वहां से भी बिल्कुल सेम ऐसे ही एविडेंस मिले जो हड़प्पा से मिले थे। अब बात आती है किसका नाम क्या रखें। कुछ लोगों का मानना था कि इसका नाम मोहनजोदड़ो रख देते हैं, मोहनजोदड़ो सभ्यता, लेकिन ऐसा रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि दोनों में जब सिमिलरिटी है तो नाम अलग अलग नहीं होने चाहिए। फिर कुछ लोगों का कहना था कि इसका भी नाम हड़प्पा सभ्यता रख देते हैं, लेकिन जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं, किसी को जाना तो प्रॉपर हड़प्पा में है, वो मोहनजोदड़ो पहुंच जाएगा, चूंकि नाम एक ही रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में जब समस्या आई तो हमने इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा। ये नाम इसलिए रखा चूंकि दोनों ही जो स्थल हैं, सिंधु जो नदी है उसकी घाटी में बसे थे। फिर अब बात आता है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता नाम क्यों रखा गया? एक्चुअली में 1931 में एक जगह का नाम है पाकिस्तान में चहुंदड़ो। एनजी मजुमदार ने जब उसकी खुदाई कराई तो वहां भी एक इसी सभ्यता का एक साइट यानी एक स्थल मिला। वहां की टाउन प्लानिंग बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन वो सिंधु घाटी से बाहर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम रखना उचित नहीं था उस समय, तो उसका नाम रखा गया सिंधु सभ्यता। एक्चुअली में सिंधु सभ्यता नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके जो सर्वाधिक स्थल मिले हैं, या तो वो सिंधु नदी से के किनारे मिले हैं, या उसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके किनारे मिले हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक तो ये कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया, उसी के नाम पे रख दिया गया। फिर सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि इसके सर्वाधिक जो स्थल मिले या तो सिंधु नदी के तट से मिले या उसकी सहायक नदी के तट से मिले। अब बात आती है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य ब्राउन जो होता है, देखिए ब्राउन जो होता है इसमें कॉपर प्लस टिन प्लस टिन, यानी 90% कॉपर और 10% टिन मिलाकर जो मेटल बनती है उसे हम ब्राउन्ज कहते हैं। तो देखिए विश्व के अंदर सबसे पहले जो ब्राउन्ज बनाया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया, तो इसलिए इसे ब्राउन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है। और इंडस जो सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यूनान है, जो ग्रीक है, वहां के जो लोग हैं वो सिंधु को इंडस कहते थे, इंडस। और इंडस जो नदी है, सिंधु नदी, उसके आसपास बचे थे, तो इसलिए इसे इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए यहां पर हमने जो डिस्कस किया है वो नॉमिनेशन को किया है। अब मैं लेकर चलूंगा यहां पर इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। देखिए ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का मतलब होता है भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। देखिए भौगोलिक विस्तार जिसे इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है कि जैसे वर्तमान में हम अपने इंडिया को देखते हैं, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। इंडिया, अगर इंडिया के एट प्रेजेंट ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, यहां पर कश्मीर है, इधर हम देखते हैं यहां केरल और तमिलनाडु, इधर गुजरात देखते हैं, यहां अरुणाचल प्रदेश। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि भारत यहां तक फैला है। लेकिन अब इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस सिविलाइजेशन प्रॉपर किस लोकेशन में बसी थी, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए एक्सटेंशन में हम आउटर साइट, जो आउटर साइट होती हैं, मैं उसी को डिस्कस करूंगा। तो नॉर्थ में यहां पर ये जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर, ये जो कश्मीर देख रहे हैं आप, कश्मीर, कश्मीर नॉर्थ में, कश्मीर, कश्मीर में एक जगह का नाम है मांडा, मांडा, मांडा। यहां एक चिनाब नदी है, चिनाब नदी के तट पर मिला है। तो नॉर्थ में क्या मिला है? मांडा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे नॉर्थ का स्थल कौन सा है, या साउथ का कौन सा है, या ये किस प्रॉपर किस रिवर किस नदी के तट पे है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली मैचिंग के लिए पूछ लेता है। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में यहाँ एक जगह का नाम है दैमाबाद, दैमाबाद। ये जो दैमाबाद है ये एक नदी का नाम है, परवरा नदी, महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक नदी है, ये उसके तट पे है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट की तो यूपी में मेरठ के पास एक जगह का नाम है
आलम आलम गिरपुर, और ये हिंडन नदी के तट पे है, हिंडन नदी। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में, तो देखिए वेस्ट में हम यहां पर ये जो लोकेशन देख रहे हैं, पाकिस्तान है यहां पर, तो यहां पर एक जगह का नाम है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, गेंडोर। ये जो सुतका गेंडोर है, एक दास्क नदी है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से मिला है। अर्थात इसकी अगर हम ज्योग्राफी को देखते हैं तो इस तरीके से मिला है, यानी अब देखिए इस तरीके से ये फैला था। लेकिन इसके दो स्थल अफगानिस्तान से मिले हैं, वो भी मैं लोकेशन दिखा देता हूं आपको। एक यहां से मिला है जिसका नाम मुंडी गाक है, मुंडी गाक, और एक का नाम सुरतगोई है, सुरतगोई, सुरतगोई। तो देखिए नॉर्थ में मांडा है, साउथ में दैमाबाद है, ईस्ट में आलमगीरपुर है, और सुतका गेंडोर जो है ये पाकिस्तान में वेस्ट में है। अर्थात इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन कहां कहां हुआ, इंडिया, पाक और अफगानिस्तान। तो मैं नोट कर देता हूं, इंडिया प्लस पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान यहां तक फैला है। तो अब देखने की बात यह है, वो क्वेश्चन पूछेगा कि इसका साइज कैसा है, साइज, साइज यानी आकार। तो देखिए एक्चुअली में एक त्रिभुज बन रहा है, यानी ट्रेंगुल, ट्रेंगुल लगभग ट्रेंगुल जैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। अब यहां देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो एरिया है, एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। एक्चुअली में इसका जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेट यानी लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी 13 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये इसका एरिया है। तो ये मैंने डिस्कस किया है इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। अब हम लेकर चलेंगे इनकी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, लिपि यानी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिपि। देखिए ये जो इंडियन हिस्ट्री है, इसके 3 सेक्शन होते हैं। जनरली हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि एक एंसेंट होता है, एक मिडवल होता है, एक मॉडर्न होता है, और एक वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। लेकिन एंसेंट के भी 3 हिस्से होते हैं। एक होता है प्री हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। वो इंट्रोडक्शन में किसी दिन मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। प्री हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है उसकी अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। तो जब मुझे या आपको उसके इतिहास को स्टडी करना है, तो जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जमीन की खुदाई करते हैं, तो जो वहां से मिलता है उसी के आधार पर लिख देते हैं। जैसे एक नाम आता है पाषाण काल, स्टोन एज, तो वहां से जो कुछ भी मिला था वो पत्थर का बना था, तो पाषाण काल, वो प्री हिस्ट्री में आता है। एक आता है प्रोटो हिस्ट्री, जिसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है कि उसमें स्क्रिप्ट तो है, लिखा तो है, लेकिन उसको हम रीड नहीं कर पाए, उसको हम पढ़ नहीं पाए, है ना। तो जो पढ़ नहीं पाए वो प्रोटो हिस्ट्री में आता है, यानी आद्यैतिहासिक काल, और उसका एक अच्छा उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन है। एक तीसरा होता है हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज का मतलब होता है जिसकी स्क्रिप्ट है और उसको रीड कर लिया गया। चलो यहीं पे मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। उसकी शुरुआत कब होती है, जब सिकंदर भारत में अटैक करता है। सिकंदर भारत में अटैक करता है तो उसके साथ 2 इतिहासकार आए थे, नियार्कस और अरिस्टोबुलस। तो यहां से सब कुछ वो डेट वाइज लेके गए, तब से भारत के अंदर इतिहास में प्रॉपर डेट हमें मिलती है। तो यहां पर क्या है, स्क्रिप्ट तो है लेकिन उसको हम रीड नहीं कर पाए। तो देखिए इनकी स्क्रिप्ट कैसी होती थी, एक डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा इस चीज को। जो हमारी कॉपी में लाइन होती है, देखिए हिंदी और इंग्लिश को हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, उर्दू को हम लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। एक स्क्रिप्ट होती है खरोष्टी, खरोष्टी, खरोष्टी जो होती है वो भी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। लेकिन इनकी जो स्क्रिप्ट है, इसकी विशेषता ये है कि ये ऐसे, ये ऐसे, यानी राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, और राइट टू फिर लेफ्ट होगी और लेफ्ट टू फिर राइट होगी। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, इसको हम पढ़ नहीं पाए। जबकि एक इतिहासकार है डी आर भंडारकर,
डी.आर. भंडारकर ने इसे पढ़ने का झूठा वादा किया है, लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो देखिए इस लिपि का जो नाम है, इसे इसे कहते हैं बुस्ट्रोफेदन। बुस्ट्रोफेदन, बुस्ट्रोफेदन। बुस्ट्रोफेदन। देखिए इसमें जैसे अल्फाबेट्स की हम बात करते हैं, और जो अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स 26 हैं। तो यहां पर जो वर्ड हैं वो कितने थे, उनकी संख्या नंबर ऑफ वर्ड 400 थी, और ये सब चित्रनुमा बने थे। चित्रनुमा, चित्रनुमा यानी चित्रनुमा बने थे, चित्र जैसे बने थे, तो इसलिए इसे हम चित्राक्षर भी कहते हैं, चित्राक्षर। और ये जो चित्र होता है, चित्र को इंग्लिश में पिक्चर कहते हैं, और पिक्चर से बना है पिक्टोग्राफ, तो इसलिए इसे हम पिक्टोग्राफ भी कहते हैं, इसलिए इसे हम पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। तो इसे अभी भी कोई रीड नहीं कर पाया है, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इनकी स्क्रिप्ट को। अब हम लेकर चलेंगे क्रोनोलॉजी। देखिए क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, यानी कालक्रम, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम, यानी ये किस समय की बात है। अब चूंकि यहाँ की जो स्क्रिप्ट है उसको तो हम रीड नहीं कर पाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होंगे, यानी जमीन की खुदाई करेंगे और वहां से जो भी वस्तु मिलेगी, उस वस्तु को हम स्टडी करके आइडिया लगाएंगे कि ये बात कब की हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम 100% तो नहीं कह सकते, तो ऐसी स्थिति में कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो जो स्कॉलर हैं, विद्वान, उनके जो भी मत आए उनमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जैसे केमिस्ट्री में हम देखते हैं एक C14 मेथड होता है, C14 मेथड यानी कार्बन डेटिंग विधि। एक साइंटिस्ट हुए ऑस्ट्रेलिया के जिनका नाम एफ लिब्बी था, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। तो C14 मेथड के अनुसार 2300 BC से लेकर 1700 BC इसका टाइम है। अब एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत से फ्रेशर स्टूडेंट होंगे जो इस लेक्चर को देख रहे होंगे। एक होता है AD और एक होता है BC, दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, एनी डोमिनो। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 2300, तो नेक्स्ट अगला जो साल आएगा वो आएगा 2299, नेक्स्ट आएगा 2298, यानी ये टॉप टू डाउन चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है, टॉप टू डाउन। और जैसे डाउन होते होते ये 0 पे आएगा, तो 0 के बाद 1 2 3 4, ये जो हम देख रहे हैं इसे कहते हैं AD, ईस्वी, और ये क्या होता है, ईसा पूर्व। तो ये क्रोनोलॉजी मैंने आपके साथ डिस्कस की है। यहीं पर मैं इनके टाउन प्लानिंग को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब देखिए इनका जो टाउन प्लानिंग है वो कैसा था। टाउन प्लानिंग एक्चुअली में इनकी जितनी भी साइट मिली हैं या जितने भी स्थल मिले हैं, एक्सम्पशन एक धुलावीरा है, उसको छोड़कर जितने भी मिले हैं और इस तरीके से आयताकार थे। इस तरीके से, और उसके 2 सेक्शन थे, 2 सेक्शन, एक वेस्ट में था, ये हुआ वेस्ट, और ये हुआ ईस्ट। देखिए ईस्ट जो था, ईस्ट, इसे हमने नगर नाम दिया है, नगर। आप ये फील कर सकते हैं कि इसमें लोग रहते थे, और ये क्या है, दुर्ग। देखिए दुर्ग या किला, इसको हम फोर्ट भी कह सकते हैं, फोर्ट। तो जो फोर्ट है इसकी चारों तरफ से इस तरीके से बाउंड्री होती थी, बाउंड्री होती थी। चूंकि इसकी सुरक्षा पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया था, तो जो विद्वान है उन लोगों का मानना है, हो सकता है इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यानी प्रशासनिक वर्ग रहता होगा। अब नगर की बात करते हैं, तो नगर में जो सड़कें थी ये समकोण पे काटती हुई, अर्थात 90 डिग्री एंगल पे थी, इस तरीके से थी, और एज ए नेशनल हाईवे यानी जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसके तरीके से थी। इन पर कोई भी भवन नहीं बना था,
इनसे 90 डिग्री पे काटती हुई सबवे यानी सहायक सड़कें निकली थी और इन सहायक सड़कों पर ही मकान बने थे। मकान बेसिकली इस तरीके से होते थे। यहाँ डबल स्टोरी भी मिली है, स्विमिंग पूल भी मिला है, गेट बेसिकली बाहर की ओर खुलते थे, वेंटिलेशन वगैरह सब इसमें फैसिलिटी थी, बहुत ही डेवलप था। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं वो भी बहुत ही सिस्टम था, अच्छा था। और यहाँ के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने थे। एक एक्सम्पशन मिलता है, एक अपवाद मिलता है, राजस्थान के अंदर एक कालीबंगा है जहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेस्ट किस डायरेक्शन में होता था, सॉरी दुर्ग किस डायरेक्शन में होता था, नगर किस डायरेक्शन में होता था, ये इस तरीके के ये आपसे दे दिया जाएगा कि इनका जो टाउन प्लानिंग है ना, उसमें 4 आपको पॉइंट दिए जाएंगे, निम्न में क्या सही नहीं है ना। जैसे फर्स्ट में दे सकता है कि वेस्ट वाला हिस्सा बाउंड्री यानी रक्षा प्राचीरों से घिरा होता था, यहाँ की जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पे कटी होती थी। वो थर्ड पॉइंट ये दे सकता है कि यहाँ पर जो मकान थे उनके दरवाजे बेसिकली पीछे की ओर खुलते थे। फिर चौथा पॉइंट कुछ और गलत दे सकता है, जैसे दे सकता है कि सामान्यतः यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कच्ची का तो केवल कालीबंगा में बना था, है ना। या वो दे सकता है कि सामान्यतः मकान कच्ची ईंटों के बने थे, तो भी गलत हो जाएगा। सब पक्की ईंटों के बने थे, एक अपवाद था। तो ये ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाएंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। काफी दिन, लगभग 20 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसमें कई बार देखता हूं जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, कुछ कहते हैं कि ऊपर ऊपर से करा दो, कुछ कहते हैं डीपली करा दो। एक्चुअली में हर एग्जाम का नेचर अलग होता है। यही टॉपिक ग्रुप सी में भी आता है और आईएएस में भी आता है, लेक्चरर प्रवक्ता में भी आता है। तो हमें किस तरीके से लेकर चलना है ये ध्यान रखना है। लेकिन मैं फिर भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे इतना ही बेटर होगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसे याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब इसका मैं आगे बढ़ाता हूं। तो यहां पर जैसे मैंने ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन में बताया कि यहाँ 4 नगरों के मैंने 5-6 के नाम बताए, तो यहाँ जनरली क्वेश्चन पूछता है कि किस स्थल से कौन कौन सी वस्तु मिली है, किस स्थल से कौन कौन सी वस्तु मिली है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो मैं उसको अब आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे कि पाकिस्तान में पाए जाने वाले स्थल कौन कौन से थे। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान में जो पाए जाने वाले स्थल थे पाकिस्तान में, तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे हड़प्पा। हड़प्पा, एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि 10 साल से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आदि आदि। एक्चुअली में कहीं ना कहीं तो कमी है, इसलिए नहीं हुआ। तो कुछ लोग कहते हैं कि खास खास पढ़ना है, एक्चुअली में खास कुछ नहीं होता, क्योंकि एग्जाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है। लेकिन जीएस का जो सिलेबस होता है या हिस्ट्री का सिलेबस अपने आप में बहुत वाइड होता है। तो यहां पर आप पास्ट पेपर को स्टडी कर सकते हैं, या आपके जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कहीं बहुत मददगार होता है। तो देखिए, मैं चूंकि ऑप्शनल क्लास नहीं है, तो मैं जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए या जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, मैं केवल उन्हीं पॉइंटों को टच करूंगा। तो हड़प्पा, देखिए हड़प्पा के बारे में 1921 में एक नाम आता है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई, और ये पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, और वहां पर एक जिला है जिसका नाम मांटगोमरी है। मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए, इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जनरली स्टूडेंट इसको देख लेते हैं लेकिन ये नहीं देखते। पिछले साल उत्तराखंड के अंदर जो प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा कि वो हड़प्पा के बारे में पूछा गया था या मोहनजोदड़ो। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान में प्रॉपर किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये मांटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है, और जो मोहनजोदड़ो है वो लड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमें क्या क्या मिला है इस पे हम चर्चा करेंगे। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा से हमें कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान यानी सिमेंट्री, और इसका नाम था R37, इसका नाम है R37, एक विशेषता। दूसरा, यहां से एक डिफरेंट कब्र की किस्म की कब्र मिली जिसे हमने
एच कब्रिस्तान नाम दिया है, एच कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान नाम दिया है। इसके साथ साथ यहां से जो इनकी टाउन प्लानिंग थी, यहां से कुछ ऐसे भवन मिले हैं कि एक तरफ मल्टी स्टोरी मकान है और एक तरफ सिंगल सिंगल रूम सेट है, यानी एक तरफ बहुमंजिले मकान है और एक तरफ एक कक्षीय मकान है। एक कक्षीय भवन का मतलब है सिंगल रूम सेट। तो जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर वर्ग विभाजन होगा। वर्ग विभाजन से तात्पर्य होता है एक तरफ हाई सोसाइटी के लोग होंगे और एक तरफ लो सोसाइटी के लोग होंगे। इसके साथ साथ यहां से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है, यानी जो सील होती है ना, सील लगाते हैं, उस सील के ऊपर एक डायग्राम बना था और उसमें एक स्त्री के गर्भ से एक प्लांट निकल रहा है। तो क्वेश्चन पूछता है यहां पर कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये उर्वरता की देवी है। उर्वरता, उर्वरता की देवी। उर्वरता यानी फर्टिलिटी। प्लांट अर्थात ये लोग खेती करते हैं और खेती हमारे यहां अच्छी हो इसलिए इसकी पूजा करते थे। तो उर्वरता की देवी, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज एक और भी इंडिकेट हो रहा है इससे, चूंकि स्त्री को पूज रहे हैं, है ना, तो स्त्री की दशा यहां पर क्या होगी? अच्छी होगी। तो यही कारण है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देख रहे हैं, ये फीमेल डोमिनेट सोसाइटी थी, मात्र सत्तात्मक समाज था। जब मैं कल्चर आपके साथ डिस्कस करूंगा तो कुछ पॉइंट इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि फीमेल डोमिनेट सोसाइटी थी, तो मात्र इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी है जहां फीमेल डोमिनेट सोसाइटी है, बाकी हर जगह क्या है? मेल डोमिनेट सोसाइटी। तो यहां स्त्रियों का सम्मान होता था। तो देखिए हड़प्पा से जो मेन चीज मिली, इसके साथ साथ यहां से एक ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब होता है अन्नागार। अन्नागार जैसे वर्तमान में हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एफसीआई डिपार्टमेंट है और उसमें वेयर हाउस होते हैं जिसमें अनाज भारत सरकार रखती है, तो ऐसे ये भी लोग रखते थे, उसे अन्नागार यानी ग्रीनरी कहा गया है। तो ये भी यहां से मिला है और ये हड़प्पा से भी मिला है, सॉरी मोहनजोदड़ो से। तो अब हम लेकर नेक्स्ट चलते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु नदी के तट पे इसकी जो खुदाई हुई थी ये 1922, कुछ किताबों में 93 भी लिखा है, 1922 है। और एक नाम आता है आर डी बनर्जी, बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने इसकी खुदाई कराई। और इसकी पाकिस्तान में जो लोकेशन है, सिंधु नदी के तट पे एक डिस्ट्रिक्ट है और उसका नाम है लरकाना। लरकाना यहां से ही मिला है। अब देखने की बात आती है कि यहां मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम, इसे हम मर्तकों का टीला भी कहते हैं। मर्तकों का टीला। टीला एक्चुअली में सिंधु नदी होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो सिंधी है, तो यहाँ सिंधी बोली जाती है। तो सिंधी भाषा में इसे मर्तकों का टीला कहते हैं। मर्तकों का टीला इसलिए कहते हैं कि यहां से कुछ मेल बॉडी, मेल यानी पुरुषों के कुछ कंकाल मिले हैं, नर कंकाल मिले हैं जो बिखरे हुए पड़े थे, उनके शरीर के ऊपर तेज धारदार हथियारों के निशान थे। तो बहुत सी डेड बॉडियां मिली, तो इसलिए इसे मृतकों का टीला कहते हैं। अब वो क्यों मिली वो मैं आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली में कहा जाता है कि आर्यों ने अटैक किया था इनके ऊपर। चलो अब यहां से हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहां से हमें, यहां से भी एक अन्नागार मिला है, अन्नागार ग्रीनरी मिली है, और ये अन्नागार यहां की सबसे बड़ी इमारत है। एक तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। इसके साथ साथ अब यहां से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी, नर्तकी देखिए ये ब्राउंज की बनी है, ब्राउंज यानी कांसे की बनी है नर्तकी की मूर्ति, ये मिली है यहां से। अब जैसे इनके कल्चर को मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ते हैं याद नहीं होता, और चूंकि ये प्रोटो हिस्ट्री का हिस्सा है तो ये मूर्ति जब मुझे इनका कल्चर लिखना होगा तो देखिए कितनी इंफॉर्मेशन मुझे देगी।
जैसे यही बता देता हूं, ये ब्राउन्ज की बनी है, और ब्राउन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन, यानी 90% कॉपर और 10% टिन, इससे मिलके बनता है। तो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि इन्हें ब्राउन्स कैसे बनता है, इसकी भी जानकारी थी। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी साइंस टेक बहुत ही डेवलप थी, चूंकि ये जानते थे कि कितना परसेंट मिलाने से क्या बनता है। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है, चूंकि मूर्ति मिली है तो यहां पर मूर्ति उद्योग भी होगा। चौथी इंफॉर्मेशन ये है, चूंकि महिला की है, नृत्य कर रही है, तो यहां का जो मनोरंजन का साधन होगा, यहां डांस भी चलता होगा। तो देखिए, प्रोटो हिस्ट्री में हम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं, वो हम इसी तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये मिली है। इसके साथ साथ यहां से एक योगी की मूर्ति मिली है। योगी की मूर्ति, ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। योगी की मूर्ति, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो योगी की मूर्ति मिली है, इसके राइट में कौन कौन से पशु थे और लेफ्ट में कौन कौन से थे। तो देखिए, इसके राइट की अगर बात करते हैं तो इसके राइट हैंड में दो पशु हैं, एक बाघ है और एक हाथी। लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो गेंडा और भैंसा है, स्टोन के ऊपर बनी है। इसके सिर से दो सिंग निकले हैं, ये आप देख रहे हैं ये, और इसके नीचे हिरन है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है, इसके राइट और लेफ्ट में जो पशु हैं, उनमें कौन सा सीक्वेंस सही है। एक्चुअली में क्या है, इनका जो प्रिय पशु है, प्रिय पशु, वो बैल है, बैल। लेकिन इसमें बैल कहीं भी शो नहीं किया गया, तो इसलिए स्टूडेंट से गलती हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम तीसरा स्थल लेकर चलेंगे, और तीसरा है चौंदड़ो। तो देखिए, चौंदड़ो ये जो चौंदड़ो है, ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। 1931 में इसकी जो खुदाई हुई थी, ये एनजी मजुमदार ने कराई थी, एनजी मजुमदार ने कराई। अब यहां से हमें क्या क्या मिला है, देखिए, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। जैसे इंडिया में भी बहुत से इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तो ऐसे ये भी एक इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहां से हमें काजल मिला है, काजल, सीसा, लिपस्टिक आदि आदि, यानी महिलाएं जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं यूज करती हैं, वो सब मिली है। इसके साथ साथ यहां से एक मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका, देखिए, मनका होता है माला का बीज, ये कारखाना मिला। और यहाँ के जो मकान बने थे, वो जो वर्काकार ईंट होती है, वर्क, इसे इंग्लिश में कर्व भी कहते हैं, उस ईंटों के बने थे। यहां से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के एविडेंस भी मिले हैं। तो ये चौंदड़ो, पाकिस्तान में बेसिकली 3 स्थल आप लोगों को स्टडी करने हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर चुका हूं। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है, जहां तक इसके स्थल जो मिले, वहां से जो वस्तुएं मिली, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जैसे मैंने याद किया, मैं समझता हूं कि आप भी इस तरीके से याद करेंगे। लेकिन इसमें आपको टफ लगेगा ये थोड़ा याद करना, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, कुछ टफ नहीं होता है, सब हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इनका कल्चर चलेगा, वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, एक बार देखने के बाद ही वो आपको याद हो जाएगा। बस यहीं तक थोड़ा सा टफ था। अब हम देखते हैं कि इंडिया में पाए जाने वाले स्थल, जैसे पाकिस्तान में जो स्थल मिले थे, इसी तरीके से कुछ स्थल इंडिया में मिले हैं। तो इंडिया में कहां कहां से स्थल मिले हैं और वहां से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए, इंडिया में पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के अंदर जो स्थल मिले हैं, उसमें सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं, वो इंडिया के किस स्टेट से मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है, गुजरात, गुजरात, गुजरात से मिले हैं, गुजरात। और गुजरात से 2 स्थल मिले हैं, एक का नाम लोथल है, लोथल, लोथल, और एक का नाम सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा। तो देखिए, यहां से कौन कौन से क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक हल्का सा डायग्राम मैं शो कर देता हूं यहां पर। ये जो गुजरात स्टेट आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक, गुजरात का जो हिस्सा है,
ये हिस्सा, इसे यहां था लोथल, और ये गुजरात का काठियावाड़ प्रांत है। काठियावाड़ प्रांत, इस काठियावाड़ प्रांत को हम कैम्बे की खाड़ी भी कहते हैं और एक खंबात की खाड़ी भी कहते हैं। यानी जो स्थल मिला ये काठियावाड़ प्रांत ऑब्लिक कैम्बे की खाड़ी ऑब्लिक खंबात की खाड़ी, यहां से मिला है। यहां पर जो देख रहे हैं या ये रन ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, और यहां से सुरकोटड़ा मिला है, सुरकोटड़ा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल या सुरकोटड़ा गुजरात में किस स्थान पे है? तो कैम्बे की खाड़ी, काठियावाड़ प्रांत, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जो नीचे का हिस्सा है इसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं, कच्छ की खाड़ी में मिला है। अच्छा, ये अब लोथल की बात करते हैं। इसे लोथल को हम स्मॉल हड़प्पा यानी लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा, हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं लोथल को। अब यहां से क्या क्या मिला? देखिए, चूंकि भारत के अंदर जो सी कोस्ट है, सी कोस्ट देख रहे हैं, भारत के 9 स्टेट हैं जो सी कोस्ट पे हैं, और शुरुआत कहां से होती है? गुजरात से। तो यहां से गुजरात में जो लोथल है, यहां से एक गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब होता है एक पोर्ट, पोर्ट यानी एक बंदरगाह मिला है। गोदीवाड़े को डकयार्ड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हमें गोदीवाड़ा मिला? तो क्या है? लोथल। अब सोचने की बात है, जब गोदीवाड़ा मिला है, पोर्ट मिला है, तो ऑब्वियसली इनका इंटरनेशनल ट्रेड जरूर होगा, है ना? वो इनके कल्चर में मैं आपको इनके इकोनॉमी में डिस्कस करूंगा। फिर ये भी होगा कि ट्रेड तो होता है लेकिन किस किस कंट्री के साथ होता है। फिर ये भी होगा कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है, आदि आदि। तो यहां से क्या है? एक पोर्ट मिला है और यहीं से एक फारस, फारस, फारस की मोहर मिली है। मोहर को इंग्लिश में सील कहते हैं। फारस को वर्तमान में ईरान कहते हैं और फारस को इंग्लिश में पर्शिया कहते हैं। तो देखिए, यहां से एक फारस की मोहर मिली है। अब बात यह है कि जब फारस की मोहर मिली है यानी ईरान की मोहर मिली है, तो इसका मतलब ईरान इनके पैरेलल एक इकोनॉमी है, एक इनके पैरेलल एक सिविलाइजेशन है ना? लोथल और रंगपुर से हमें, लोथल और रंगपुर, यहां से जो धान होता है ना, धान यानी पेड़ी, उसके एविडेंस मिले हैं, उसकी भूसी के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ एक लोथल है और एक कालीबंगा, कालीबंगा मैं लिख देता हूं, कालीबंगा। यहां दोनों ही स्थानों से हमें हवन कुंड, जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से हमें युगल समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। युगल समाधान, देखिए युगल समाधान क्या होता है? युगल यानी ऐसी कब्र मिली है जिसमें पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है। तो ये लोथल से भी मिले हैं और कालीबंगा से। अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कहां कहां से मिले? तो लोथल और कालीबंगा। अगर दोनों विकल्प आपको दे दिए, मल्टी चॉइस चूंकि पेपर होगा आपका, और पूछा जाएगा कि कहां से मिले, तो तब आपको निशान लगाना है लोथल से, क्योंकि लोथल से ऐसे एविडेंस ज्यादा मिले हैं। लोथल और कालीबंगा की विशेषता यह है कि यहां से स्त्री की एक भी मूर्ति नहीं मिली है। तो ये लोथल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी आप एक, ये तो ऑनलाइन है, हार्ड कॉपी, अपना हार्ड कॉपी में एक इस तरीके से नोट्स बनाएं, चूंकि इससे याद करना आसान हो जाता है। अब हम लेकर चलेंगे सुरकोटड़ा। देखिए, सुरकोटड़ा की विशेषता यह है कि सुरकोटड़ा से हमें घोड़े का जबड़ा या घोड़े का दांत मिला है, दांत मिला है, ये ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है, जैसे घोड़े का दांत मिला है तो ऑब्वियसली घोड़ा तो यहां पर होगा। जैसे इनका प्रिय पशु क्या है? एक सरंगी बैल है। पूजनीय पशु भी कुबड़ वाला बैल है। जब बैल है तो गाय तो होगी, लेकिन घोड़ा और गाय, उसका कोई भी हमें किसी सील के ऊपर उसकी कोई मूर्ति नहीं मिली, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके साथ साथ यहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, कलश समाधान के साक्ष्य मिले। अब ये कलश समाधान क्या होता है? एक्चुअली में जो डेड बॉडी होती थी उसे 3 तरीके से ये उसका
अंतिम संस्कार करते थे। एक तो दहन होता है जैसे हिंदू रिलीजन में होता है, एक होता है पूर्ण समाधान जैसे इस्लाम धर्म में होता है, डेड बॉडी को जमीन में गाड़ देते हैं। एक होता है कलश समाधान। कलश समाधान में क्या होता है, डेड बॉडी को खुले में छोड़ देते थे, पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे, जो बोर्न जो हड्डियां बचती थी उन्हें इकट्ठा करके एक बर्तन में बंद करके जो जमीन में गाड़ देते हैं, उसे हम कलश समाधान कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता में ऐसा एविडेंस हमें केवल सुरकोटडा से मिला है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं। तो ये मैंने गुजरात के आपके साथ डिस्कस किए 2 स्थल। अब हम लेकर चलेंगे धोलावीरा। धोलावीरा एक बड़ा स्थल है, धोलावीरा, और ये धोलावीरा है ये भी गुजरात में है। तो देखिए, धोलावीरा की विशेषता ये है, मात्र एक ऐसा स्थल है जो जिसके 3 सेक्शन थे। एक बार ये क्वेश्चन पता नहीं आईएएस या यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में कौन सा स्थल ऐसा था जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असामान्य था। अब यही असामान्य है, क्यों? क्योंकि हर जितने भी स्थल हैं उसके 2 सेक्शन हैं, बट इसके 3 सेक्शन हैं। पहली विशेषता। दूसरा, यहां से एक क्रीड़ा स्थल मिला है, क्रीड़ा स्थल। देखिए, क्रीड़ा स्थल को इंग्लिश में कहते हैं प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड यानी यहां से खेलने का एक प्ले ग्राउंड मिला है। इसके साथ साथ यहां से हमें ताम्रपत्र लेक मिला है, ताम्रपत्र लेक। देखिए, ताम्रपत्र लेक को हम कॉपर एडिक्ट कहते हैं। कॉपर यानी तांबे की प्लेट के ऊपर कुछ लिखा मिला है। ये धोलावीरा है। अब आगे की ओर चलते हैं। 2-4 स्थल और बचे हैं, 2-2 3-3 पॉइंट हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूं। एक है बनावली। बनावली, देखिए बनावली हरियाणा में है, और यहां से हमें हल, खेत जोतने वाला जो हल होता है, एक खिलौने के रूप में उसके एविडेंस मिले हैं जो इस चीज को दर्शाते हैं कि लोग खेती करते थे। एक आता है कुणाल। कुणाल, ये जो कुणाल है, यहां से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, बस यही देखना था इसमें, चांदी के 2 मुकुट। एक आता है कालीबंगा। देखिए, जो कालीबंगा है, कालीबंगा ये राजस्थान में है, राजस्थान में है। और इस कालीबंगा की विशेषता यह है कि यहां से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत के साक्ष्य। इसके साथ साथ ये मात्र एक ऐसा स्थल है जो प्राक हड़प्पाई है। प्राक हड़प्पाई से तात्पर्य होता है यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले भी यह स्थल था और हड़प्पा सभ्यता में है। लेकिन जितने और स्थल हमने देखे उनका कोई एविडेंस हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले नहीं मिलता है। और यहां के जो मकान थे ये कच्ची ईंटों के बने थे। यहां से हमें भूकंप, भूकंप अर्थक्वेक, उसके भी एविडेंस मिले हैं, एविडेंस। और इसके साथ साथ यहां से एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक बच्चे के सिर में 6 सुराग यानी होल है। तो यहां कहा जाता है, ये माना जाता है कि सर्जरी का विश्व में पहला प्रयास किया गया था। अब इसमें एक लास्ट बचा है और वो है रोपड़। देखिए, रोपड़ जो है, रोपड़ ये जो हमारा पंजाब है, उस पंजाब में सतलज नदी के तट पे है रोपड़। और यहां से हमें एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। तो ये जितने भी स्थल थे वहां से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, तो इसे बहुत अच्छे से देखना है। अब चूंकि पहली क्लास है तो इससे संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत इजी सा एक सैंपल के रूप में कुछ यहां पर मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो डिस्कस कर देता हूं। जिसे कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में है। देखिए, मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ कि गुजरात, और एक डायग्राम भी बनाया था। जैसे गुजरात, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम खंबात की खाड़ी या कैम्बे की खाड़ी या काठियावाड़ प्रांत कहते हैं। तो वहां क्या है, लोथल है। तो लोथल कहां हुआ, गुजरात। यहां से एक पोर्ट भी बना था, पोर्ट भी मिला है। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चलते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है। देखिए, हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, वहां समुद्र नहीं है। कालीबंगा
राजस्थान में है, यहां भी नहीं है। धोलावीरा गुजरात में तो है, लेकिन जो पोर्ट, जो जहां पोर्ट होगा वहीं से व्यापार होगा, तो वो स्थल क्या है, वो भी लोथल। इसका आंसर क्या है, डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के एविडेंस मिले हैं? तो मैंने बताया था आपको कि गुजरात में ऊपर की तरफ क्या है, लोथल, और नीचे की तरफ है सुरकोटड़ा, जो रन ऑफ कच्छ के अंदर है, तो सुरकोटड़ा ये है बी। सुरकोटड़ा से हमें घोड़े के एविडेंस मिले और कलश समाधान के शक से मिले, तो आंसर इसका हो जाता है सुरकोटड़ा। अब वो कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, लिपि, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? तो देखिए, आभूषण, मोहर, खिलौने और मूर्तियां, 4 आपको दिए गए हैं। तो उसके जो स्क्रिप्ट है उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली हमें 2 चीजों से मिलती है। एक तो इनकी जो पोटरी थी, पोटरी यानी मिट्टी के बर्तन जिसे मर्दभांड कहते हैं, उसके ऊपर भी लिखा होता था, लेकिन वो विकल्प में नहीं दिया है। तो जो सील होती है ना, सील, मोहर, मोहर, उसके ऊपर लिखा होता था। तो इसका आंसर हो गया है बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के एविडेंस साक्ष्य मिले हैं? तो देखिए, पुरातात्विक का मतलब होता है जो आर्कियोलॉजी में आता है ना, आर्कियोलॉजी खुदाई करते हैं वहां से। तो देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य, और जूते हुए खेत के साक्ष्य मैंने बताया था आपको कि हरियाणा के अंदर जो बनावली है वहां से हल के साक्ष्य मिले हैं, और जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो राजस्थान में जो कालीबंगा है वहां से मिले हैं। तो कालीबंगा, और भी बता देता हूं एक बार फिर, कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहां से हवन के साक्ष्य मिले हैं, यहां से स्त्री की कोई मूर्ति नहीं मिली है, यहाँ के मकान कच्ची ईंटों के बने थे, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत अच्छा नहीं था, यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य मिले, और यहाँ से एक बच्चे के सिर में 6 सुराग मिले हैं जो सर्जरी का पहला प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर हो गया कालीबंगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में होता है तो आते हुए भी क्वेश्चन बहुत मिस्टेक होती है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया होता है, एक कथन है और एक कारण। देखिए, इसमें इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक में मैं आपको सिखा देता हूं। बेसिकली क्वेश्चन तो तभी होते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट इंस्ट्रक्शन में दिया है 4 चीज कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी इसका उससे रिलेशन है। फिर कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। फिर ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं, देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय ऑब्वियसली थी, क्योंकि मैंने यहाँ का टाउन प्लानिंग आपको बताया, बहुत ही अच्छा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर वो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो से एक योगी की मूर्ति मिली है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी ए और आर जो हैं वो दोनों सही हैं। लेकिन क्या इसका उससे कोई रिलेशन है या नहीं, ये देखना है। तो आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो इसके सामने मन में आप एक वर्ड लिख ला, क्योंकि। अब इसे पूरे को किस तरीके से पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी क्योंकि मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली। अगर ये एक पैराग्राफ बन जाता है तो सोच लेना आंसर ए होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी क्योंकि मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली, ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। भाई, मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली, इससे नगर का कोई संबंध नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं करता, तो आंसर इसका आएगा बी। बी, दोनों सही हैं लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मैं कल लेकर चलूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।